नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जो आज का छठा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने एक से लेके पाँच तक के सारे टेस्ट सीरीज़ को कवर कर लिए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप स्टार्टिंग से लेके 5 तक के सारे प्रश्नों को या सारे टेस्ट सीरीज को देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के कहाँ दे दे। तो हो सकता है कि ये 1 से लेके 5 तक जो आप नहीं देखे हैं, इससे भी कोई क्वेश्चन मिलता जुलता हो जो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। दूसरी बात हम लोग कर दें यहाँ पे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ एक जब भी आप एक टेस्ट देना स्टार्ट करें या फिर जैसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप एक पेन और एक डायरी या फिर नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा नहीं कि आपसे एग्ज़ाम में कोई सेम टू सेम क्वेश्चन इससे आ जाएगा। इससे मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में, या फिर सेम टू सेम तो संभावना कम है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे मिलते जुलते फैक्ट होते हैं उन सारे फैक्ट को हम यहाँ पे आपको नोट करवा देंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ मैथ से स्टार्ट है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, एक और दो के बीच का ढाल क्या होगा। वैसे मैथ्स का क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे बहुत कम सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है या फिर जो थोड़ा आसानी से यहाँ पे बन जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। पहला है कि एक और दो के बीच का ढाल क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ढाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 इक्वल टू 1। अब देखिए, रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसको 10 - 1 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका पाई बाय 4। तो ऑप्शन नंबर बी, इसे आप ढंग से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या हो जाएगा इसका 56 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 31 है, 53, 55, 56, 59, 61 और 69। इसका माध्यम क्या हो जाएगा, ये 56। अगर माध्यिका की बात करें तो इसका n बराबर कितना होगा। देखिए n बराबर 7 हो जाएगा। कितना, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का अंतर है। उसके साथ साथ माध्यिका का यहाँ पे फार्मूला पुट कीजिए आप। माध्यिका बराबर n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 7 + 1/2 इक्वल टू चौथा पद ये हो जाएगा। तो चौथा पद क्या है, 56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दिए जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। इसका आयतन देखते हैं। अगर नया आयतन की बात किया जाए, इसमें नया बटे पुराना आयतन। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 2 और 1 गुना 1 गुना 1 2 गुना कर दिए जाए। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, तो टोटल ये 8 गुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये 4 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से आप बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। सेंटेंस है वह कहीं नहीं जा सकता, कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ये
ही कांट गो एनीवेयर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर। डोंट वी वर्क होल, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, ये आपका IC। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑप्शन द कंटेंट्स एरर, बॉयज हैव डन मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये साइंस का क्वेश्चन है, देखिए इसको। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए, जब नींबू के रस को हम लोग खाने के सोडा पर डालते हैं तो वहाँ पे हमको H2 भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब इसके साथ साथ अगर बात कर लें, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एग्जाम में कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फैन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है, किसके लिए, ये आपका सल्फाइड एस के लिए, किसके लिए, सल्फाइड एस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति होती है, क्योंकि वह क्या होता है, अत्यंत वाष्पशील होता है। जब आप स्पिरिट को छूइएगा तो आपको बहुत ठंडक महसूस होगी, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील होता है। अब देखिए, स्पिरिट का प्रयोग जो है अल्कोहल के रूप में किया जाता है। अगर अल्कोहल का सूत्र की बात करें तो C2H5OH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो जाएगा 14 का, ये ऑप्शन देखिए आप। 14, टेट्रा एथिल सीसा का, किसका, टेट्रा एथिल सीसा का। पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा है, इसमें से कौन सा कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल है, तो कौन सा हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अगर मिथाइल एल्कोहल का सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र, तो क्या हो जाएगा CH3OH। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ ले कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, तो C2H5OH। ठीक है। अब देखिए, एथिल एल्कोहल को, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका, एथिल एल्कोहल को देखिए आप थोड़ा। एथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं, अनाज एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाज एल्कोहल भी कहते हैं, अनाज एल्कोहल। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन एक नोवेल है, ये किसकी रचना है, ये आपका मोहन राकेश की, किसकी, मोहन राकेश की। आगे बढ़ते हैं। वैदिकी हिंसा डैश न भवती, वैदिकी हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें, इसमें से खाली स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, हिंसा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिंसा। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे में कौन सा काल है। देखिए, सबसे पहला बात आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सही कथन का चयन करें, इनमें से सही कथन का चयन करें, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
मृदुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सही वर्तनी चुनें। इन चारों में से आप सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा? ये आपका निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी सही वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जूल किलोग्राम -1 केल्विन। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? इसमें से आप बताइए, चारों ऑप्शन में से निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? गामा किरण का, गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। अगर देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गामा किरण की आवृत्ति कितनी होती है, तो उसकी आवृत्ति कितना हो जाएगा? इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगा? प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 10⁻18 से लेकर 10⁻22 Hz यानी हर्ट्ज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधक P है, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, धात्विक तार की लंबाई को दोगुना करने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगी? तो क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर डी, P। अब देखिए, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर क्या हो जाएगा? नई प्रतिरोधकता भी P ही होगी। ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, तो यानी P = प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल और बटे लंबाई। ठीक है। प्रतिरोध को R से, एरिया और लेंथ। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक सिगरेट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है, यदि एक सिगरेट का प्रतिरोध एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है, तो उसके वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? ये आपका आधी हो जाएगी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना करते हैं तो उसमें वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? आधी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी क्या हो जाएगा? ये आपका उतना ही रहता है जितना सतह पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसके लिए नियत क्या है? नियत गतिज ऊर्जा नियत। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, जब एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप गति कर रहा है, इसके लिए गतिज ऊर्जा क्या होगा? नियत रहता है। ठीक है। वैसे वृत्तीय गति जिसमें वृत्ताकार पथ पर चाल नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। आगे देखते हैं, अगला है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका बी, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? ये आपका अनंत होता है। कितना? अनंत। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। किससे होती है? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है,
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10⁻7 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन इनमें से बताइए कि किसके अंतर्गत हुआ, कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कि उप प्रधानमंत्री, थोड़ा उसके बारे में देख लें हम लोग। तो उप प्रधानमंत्री भी जो आपका कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। किस रूप में? कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। कौन? उप प्रधानमंत्री। अब देखिए, प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि इनमें से आप बताइए किसका संविधान में उल्लेख है, तो आपका प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का केवल नेतृत्व नहीं करता। प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह पंक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? किस पर? तो आपका राष्ट्रपति पर। किस पे होता है? राष्ट्रपति पे हो जाएगा। अब देखिए, अनुच्छेद 53 में, किसमें? अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होगा। कौन सा अनुच्छेद? 53 में। अब 75 में ये बोला गया है कि 75 के आधार पर, यानी कि अनुच्छेद 75 के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेगा जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा। अगर लोकसभा की बात करें यहाँ पे, तो लोकसभा के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये आपका 81 में, सॉरी 81 में हो जाएगा, 81 में। इन सारे फैक्ट को आप एक डायरी में नोट करते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इससे मिलता जुलता फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसे आप सारे फैक्ट को नोट करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का तात्पर्य क्या है? तो क्या होगा ये? अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। क्या अर्थ है उसका? टेक ऑफ स्टेज क्या अर्थ हो जाएगा उसका? अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी सेज की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई? क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन नंबर सी। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना चीन वहाँ पे मतलब पहले ही था आपका सेज का, तो उसी के आधार पर भारत में किया गया। ठीक है, अब सेज की बात करें। देखिए, सेज का जो गठन हुआ था, कब हुआ था ये? चीन में सेज का गठन कब हुआ था? ये आपका 1978 में हुआ था। कब? 1978 में। अब सेज के अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसका निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करते हैं। अगर भारत में इसका स्थापना की बात करें, भारत में कब हुआ था? भारत में आपका 1965 में हुआ था। कब? 1965 में, 1965 में। ठीक है, ये आपका सेज नहीं हुआ था बल्कि EPZ हुआ था। इसे आप ध्यान रखिए। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में। क्या हो जाएगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। अब देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, या फिर सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब आपका सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो आपका सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा थोड़ा सा खिसकता है तो सूर्य का भाग चमकदार अंगूठी के समान दिखता है। इसे ही क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, डायमंड रिंग को हम लोग क्या बोल देंगे? हरिक वलय भी कहते हैं उसको। डायमंड रिंग को हरिक वलय, हरिक वलय। इसके साथ साथ हम लोग चंद्रग्रहण की भी बात कर लेते हैं।
चंद्रग्रहण कब होता है? जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो आपका चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है? ये आपका पूर्णिमा के दिन होता है। कब? चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। इसे आप याद रखिए, फिर ध्यान में रखिए इसको, क्योंकि ये सारे से क्वेश्चन हैं जो इसमें आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? भारत के कौन से क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे आता है? ये आपका पश्चिमी घाट में। अगर हम लोग भारत का थोड़ा सा नक्शा यहाँ पे देखें, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो पश्चिमी घाट में आता है। यहाँ पे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, इसे ऐसे आप देखिए इसको। सबसे पहले ये आपका मानसून अरब सागर, ये होगा अरब सागर, इधर आपका पास ये बंगाल खाड़ी। सबसे पहले यहाँ पे आपका केरल में आती है। कहाँ आती है? केरल में। और जो दूसरी शाखा जो उसकी है, एक शाखा यहाँ से आई, यहाँ बढ़ गई। सबसे पहले केरल में अरब सागर की ओर शाखा, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी तरफ शाखा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले वर्षा कहाँ कर आएगी? ये केरल में, यानी पश्चिमी घाट में। अगर आपसे प्रश्न में ये होता है कि भारत के किस क्षेत्र में या किस राज्य में ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे पहले वर्षा होता है, तो ये आपका केरल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व जो है वह हाथियों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा? पेरियार। क्या हो जाएगा? पेरियार। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका हाथियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ए हो जाएगा, सिलेट बलुआ पत्थर, जो आपका सही नहीं, ये बलुआ पत्थर नहीं होगा, शिष्ट हो जाएगा। क्या होगा? शिष्ट। और बाकी सब ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? पाटलिपुत्र ये आपका मगध के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मगध यानी चंद्रगुप्त मौर्य के वंश, यानी मौर्य वंश के बारे में। तो क्या हो जाएगा इसका? इंडिका। इंडिका किसकी कृति थी? ये आपका मेगास्थनीज की कृति थी। किसकी? मेगास्थनीज की कृति थी। ठीक है, जो आपका राजनीतिक सिद्धांत, मतलब राजनीतिक सिद्धांत पर यह आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार, उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी था, एक नया प्रांत बना, का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब बना? 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो ये आपका मोतिहारी में। कहाँ पे? मोतिहारी में। वैसे महात्मा गांधी चंपारण क्यों आए थे? एक आपका बिहार के नेता थे वो राजकुमार शुक्ल, उनके अनुरोध पर भारत में अंग्रेजों द्वारा किसानों को नील की खेती ज़बरदस्ती करवाए जाते थे। उसी 3 कट्ठा पद्धति को, यानी आपका 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती पर उसको नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, किस पे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर यहाँ पे चंपारण आए हुए थे, जिस पर अंग्रेजों द्वारा वहाँ पे मोतिहारी, कहाँ पे? मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? वृद्धि दर मापने में। वृद्धि दर मापने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सेनोमीटर। और अगर ऊर्जा ह्रास दर की बात करें तो ऊर्जा ह्रास दर मापने के लिए किसका करते हैं हम लोग? कैलोरीमीटर। किसका? कैलोरीमीटर। इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में।
अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये मॉडिफायर की, क्या बोलेंगे इसको, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 है, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया गया तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ए का त्वरण बी के त्वरण की का आधा हो जाएगा, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा हो जाएगा। यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा, ए का त्वरण जो है बी के त्वरण का आधा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच नदी कहाँ सीमा बनाती है, ये आपका असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में, कहाँ पे, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अब देखिए संकोच नदी की बात किया जाए, ये आपका कहाँ से निकलती है, ये आपका उत्तरी भूटान से निकलती है, कहाँ से, उत्तरी भूटान से, इसे आप नोट कर लें। उत्तरी भूटान से निकली और आगे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। जो ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती थी, आपका जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें यहाँ पे तो वो आपका ये काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, इन तीनों दर्रे वहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग बोमडिला दर्रा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, पालघाट केरल में, और बड़ालचला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इन सारे फैक्ट को आप ध्यान से सुनें, उसके बाद आप एक डायरी में नोट कर लें, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए तो ये आराम से आप वहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलबुर परियोजना निम्नलिखित नदी पर स्थित है, तुलबुर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका, झेलम नदी पर, किस पे, झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोइन प्राप्त होती है, हेरोइन किससे प्राप्त होती है, ये आपका अफीम पोस्ता से, किससे, अफीम पोस्ता से। अब देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये आपका पाइपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है, किसका, भारत में जो है फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र पर बुआई किया जाता है। अगर चावल की बात करें तो भारत के मुख्य फसल क्या है, ये आपका चावल हो जाएगा। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये आपका दूसरा स्थान है, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे उत्पादन होता है, ये चीन में, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय, क्वेश्चन नंबर 52, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी, कहाँ पे, वाशिंगटन की डीसी। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका जनेवा। एक दूसरा फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये भी आपका वाशिंगटन डीसी। अब देखिए आप कैसे याद कीजिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है,
अदृश्य निर्यात का अर्थ है क्या है? तो ये आपका सेवाओं का निर्यात। क्या होगा? सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये आपका मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़। अब देखिए वर्तमान समय में मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ये आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, जो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन? राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? कौन था? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश किसके समकालीन थे? चंगेज खां के। अब इल्तुतमिश की बात करें हम लोग, इल्तुतमिश किसकी बेटी थी? ये आपका रजिया। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। कौन थी इल्तुतमिश की बेटी? ये आपका रजिया थी। अब रजिया के बारे में थोड़ा अगर देख लें, रजिया जो है मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। रजिया मध्यकालीन भारत की सबसे पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1866 में इनमें से किसने भारत में ब्रह्म समाज का गठन किया? 1866 में किसने भारत में ब्रह्म समाज का गठन किया? किसने? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने कब किया? 1866 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? किससे? यह शेरशाह। किससे हो जाएगा? शेरशाह। उन्हीं का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, वीणा। वीणा बजाने में औरंगजेब एक्सपर्ट थे थोड़ा। ठीक है, और अकबर की बात करें, अकबर किस में एक्सपर्ट थे? ये आपका नगाड़ा बजाने में। तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट यानी ब्रिटिश के अधिकार में चला गया? किस एक्ट के द्वारा? ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें आपका 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो आपका 1907 में हुआ था, उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? कौन था ये? आर.बी. घोष। कौन? आर.बी. घोष। 1907 में ही क्या हुआ था? देखिए आपका कांग्रेस आपका दो भागों में बट गया था, एक आपका नरमपंथी, दूसरा गर्मपंथी। इनके विभाजन का कारण देखिए तो इनका विभाजन का जो कारण था वह मूल था राजनीति। जो आपका नरमपंथी नेता थे उनका मानना था कि हम लोग अंग्रेज़ों से मतलब आराम से बातचीत करते हैं शांति ढंग से, उसके बाद पत्र लेखन प्रार्थना पत्र के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने पे बल देते थे। जबकि गर्मपंथी का कहना था कि नहीं भाई ऐसे ये नहीं होगा, जब तक इनको बंदूक की बात समझ नहीं आएगी तब तक ये नहीं मानेंगे। तो ये था थोड़ा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? किसने? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। किसने? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। कब? 1905 में। कब? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युति के संबंध में लागू होती है।
मतलब वह प्रक्रिया जो हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में जो प्रक्रिया लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। कहाँ पे? अनुच्छेद 19(1)(a) में। किसमें? अनुच्छेद 19(1)(a) में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं होते। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? 65 प्रश्न है कि कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं होते, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? ये आपका संसद को। किसको? संसद को। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है आपका संविधान के भाग 3 में। किसमें? भाग 3, जो आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? तो ये आपका राष्ट्रपति। भारत में युद्ध घोषित करने, शांति समझौते के निर्णय हेतु राष्ट्रपति संबंध है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। भारत में राष्ट्रपति के रिक्त स्थान पर भरा जाना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो जाए तो कितने दिनों में उसे भरा जाना आवश्यक है? 6 महीनों में। कितने? 6 महीनों में। अब देखिए अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति पद की बात करें तो राष्ट्रपति पद का जो संबंध है वह संविधान के कौन सा अनुच्छेद से है? ये आपका अनुच्छेद 52। इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 68। इसको देखिए। भारत में समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या? समवर्ती सूची। अगर बात करें हम लोग मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो आपका भाग 3 में है उसे कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य आपका रूस से। कहाँ से? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? प्रश्न है 69। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? ये आपका कंटूर। कौन सी रेखा? कंटूर रेखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध होता है? ये आपका प्रतिलोम, इनवर्स। राजस्थान में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी जो एक खान है वो किस खान के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए खेतड़ी जो आपका नाम दिया हुआ यहाँ पे जो राजस्थान में है खेतड़ी, ठीक है। ये प्राचीन काल में किस नाम से, इसको प्राचीन काल में हम लोग किस नाम से जानते थे? ये आपका प्राचीन काल में तंबावती, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बात कर लेते हैं। भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? ये आपका राजस्थान में होता है। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 72। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी है? ये आपका लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। अब देखिए लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी आपका लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत से।
जो आपके गुजरात के जो कच्छ के रन है वहाँ जब जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपका 320 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब लूनी नदी के साथ साथ कुछ और नदी को देख लेते हैं हम लोग। नर्मदा जो कहाँ से निकलती है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक पठार से निकलती है। जो आपका यह नदी कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में, यानी खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने की परेशानी क्यों नहीं होती है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। क्या होते हैं, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है। किस पर है ये, आयकर पर। ऑप्शन नंबर डी। सेवेंटी फोर थोड़ा फिर से देखिए आप, निम्नलिखित में से किस राज्य पर राज्य सरकार की, किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है। ये आपके बिक्री कर हो जाएगा। किस पे, बिक्री कर पे। ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर पर राज्य सरकार का अनन्य अधिकारिता है। अब देखिए बिक्री कर किस प्रकार का कर है, ये आपका, ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। और सीमा, सीमा शुल्क, अगर सीमा शुल्क की बात करें तो यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। किसका, केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है। यह नाम किसे दिया जाता है, तो ये आपका गलित कैल्शियम सिलिकेट। किसको, गलित कैल्शियम सिलिकेट को। क्वेश्चन नंबर 76, अर्थ के आधार पर क्रिया विश्लेषण के कितने भेद होते हैं। प्रश्न है, अर्थ के आधार पर क्रिया विश्लेषण के कितने भेद होते हैं। कितने होते हैं, ये आपका 4 होते हैं। कितने, 4। क्या क्या हो जाएगा, कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिणामवाचक। ये सब ध्यान रखिए। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है, इसमें से रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये रीतियाँ। क्या होगा, रीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, पानी शब्द का बहुवचन क्या है। पानी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, एक सदा एक वचन। क्या होगा इसका, सदा एक वचन। इसका कोई बहुवचन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है। क्या होता है इसमें, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। अब बात करें मानव के में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है आपका, 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। अब देखिए रक्त कितने प्रकार के होते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका 2 प्रकार के, एक आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 83, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा का नाम क्या हो जाएगा इसमें से, यूकोलिप्टस। ऑप्शन नंबर सी, यूकोलिप्टस।
अब देखिए यूकोलिप्टस के बारे में अगर थोड़ा और देखें हम लोग, यूकोलिप्टस को पर्यावरण का क्या कहते हैं, पर्यावरण का आतंक कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस किस पौधे को पर्यावरण का आतंक के नाम से जानते थे, ये यूकोलिप्टस। ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी लंबाई लमसम कितनी होती है, 120 मीटर। कितनी, 120 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है, ये फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं उसको, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं, ये आपका क्लोरीन गैस का। किसका, क्लोरीन गैस का। अगला है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन आपका उड़ीसा राज्य में होता है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में। और दूसरा किसका, दूसरा इसका स्थान है मध्य प्रदेश का। मैग्नीज के उत्पादन में सबसे पहला स्थान उड़ीसा का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है, ये आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। डाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ और एक बात कर दें हम लोग की किश्तवाड़, प्रश्न ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किश्तवाड़ राष्ट्र उद्यान कहाँ है। तो किश्तवाड़ राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर में। इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, ये आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पे, ये आपका वेंकटाद्रि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स है, कोस 52 प्लस कोस 68 प्लस कोस 172 का मान क्या होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनफल क्या होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। जिससे मान लीजिए ये आपका प्रश्न दिया हुआ है x² 7x प्लस 10, इसको तोड़िए थोड़ा, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, x कॉमन लीजिए, x प्लस 5 प्लस 2 यहाँ कॉमन लीजिए, x प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस 5 और x प्लस 2। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, x प्लस 5 x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आप इस शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। कितने प्रकार से, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ये आपका 50,400 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। कितने प्रकार से, 50,400 प्रकार से। ठीक है, अगला देखिए,
किसी थैले में 4 उजली 5 काली गेंद है तो उसमें से 3 को निकाला जाता है, तो 1 उजला और 2 काला गेंद निकालना की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी इसका बी हो जाएगा 10/21। नेक्स्ट क्वेश्चन, d/dx इंटू 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 95, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन ब्लैंक्स। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश मुंबई डैश मार्च 15। 96 का क्या होगा? फ्रॉम और ऑन हो जाएगा इसमें। 97, चूज द एनोमिन्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्या होगा इसका 97 का? ये आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो। द इन्स एंड आउट्स, द इन्स एंड आउट्स क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। 99, चूज द करेक्ट पेसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। डज द ईवर ड्रिंक टी। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या होगा? इज टी ईवर ड्रंक बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट और 100 क्वेश्चन, चूज द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। इसका होगा ही सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हर मोबाइल। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन कर दिए इसका, और अगला जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 7, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।